Students, this is class 8th SST History Chapter 3 Ruling Indian Villages and Towns. This is the first part of this video. In this chapter, we will learn about crisis in Bengal economy, permanent Rayatwari and Malwari settlements, production of crops demanded in Europe, settlement of indigo cultivation, revolt by indigo cultivators, the Blue Rebellion, Indigo Commission and support of the British government. The East India Company defeated the combined forces of Mir Qasim, the Nawab of Bengal, the Nawab of Awad Sujauddaulah, and Mughal Emperor Shah Alam II in the Battle of Buxar in 1765. ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम की जो कंबाइंड फोर्सेस थी द नवाब ऑफ बंगाल द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड को कैसे डिफीट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दी बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के बैटल में 1765 में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंबाइंड फोर्सेस थी मीर कासिम की उसको कैसे डिफीट किया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आफ्टर द कंपनीज विक्ट्री, कंपनी की विक्ट्री के बाद जब कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट कर दिया, तो कंपनी की विक्ट्री के बाद दी मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ Bengal on 12 August 1765 under the Treaty of Allahabad. उनके बीच में एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी मीन्स वी कैन से अ कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स संधि। उनके बीच में एक इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें शाह आलम सेकेंड ने कंपनी को एज अ दीवान अपॉइंट किया। व्हेन ऑन 12 अगस्त 1765 अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की ट्रीटी में जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई थी, जिसमें कि शाह आलम सेकेंड ने कंपनी को एज अ दीवान अपॉइंट कर दिया। नाउ द कंपनी हैड द दीवानी राइट्स। अब कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे। दीवानी राइट्स आर दैट इज़ द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स on behalf of the Mughal emperor from the provinces of Bengal. The company had the Diwani rights on behalf of the Mughal emperor from the provinces of Bengal, Bihar and Orissa. मीन्स अब दीवान कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे, जिसके अकॉर्डिंग वो मुग़ल एम्परर के बिहाफ पे वो रिवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे। सभी जो प्रोविंसेस होते थे, बंगाल के जितने, बंगाल और बिहार के जितने भी प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, वहाँ पे रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, दीवानी कलेक्ट करते थे ये कंपनी। दिस वॉज अ हिस्टोरिक डेवलपमेंट फॉर द कंपनी। ये एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट था कंपनी के लिए। उसने बहुत ही महत्वपूर्ण विकास किया था। ये उनके लिए हिस्टोरिक डेवलपमेंट था कंपनी के लिए। द कंपनी कुड नाउ जनरेट इनफ रेवेन्यूज़ टू मीट इट्स राइजिंग एक्सपेंसेस। अब क्या था, जो कंपनी थी वो अपने जो उसके राइजिंग एक्सपेंसेस थे, जो उसके बढ़ते हुए खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, उनको कंप्लीट करने के लिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी। The company's policies as Diwani adversely impacted the lives of the rural people in the three provinces. जो थ्री प्रोविंसेस थे जहाँ पे दीवानी राइट्स थे कंपनी के, वहाँ पे एडवर्सली इम्पैक्टेड पड़ रहे थे। लोगों की लाइफ, जो रूरल लाइफ थी, उन पे अपोजिट प्रभाव पड़ रहे थे, इम्पैक्ट पड़ रहे थे कंपनीज़ की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उनका। Its target of getting more revenue and buying Indian products at cheaper rate destroyed the rural economy. जो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू गेट करने का जो टारगेट था कंपनी का, और इंडियन प्रोडक्ट्स को सस्ते चीपर प्राइसेस पे ख़रीदने का जो टारगेट था, ये रूरल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। The rural economy also faced the brunt of the company's policy of forcing Indian cultivators to grow crops such as indigo, tea and cotton, which earned huge profits in Europe markets. मीन्स जो रूरल इकोनॉमी थी, मीन्स ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, उसने कंपनी के
एक और चोट को, इंजरी को भी फेस करना पड़ रहा था। मीन्स उनका जो एक अपोजिट इम्पैक्ट था वो ये भी फेस करना पड़ रहा था, जिसमें कि उनकी पॉलिसी, कंपनी की जो पॉलिसी थी, इंडियंस को फोर्स करती थी कुछ कल्टीवेशन करने के लिए। मीन्स जैसे टू ग्रो क्रॉप्स सच एज इंडिगो, इंडिगो को फोर्सली कल्टीवेट करना पड़ता था। टी भी वो लोग कल्टीवेट करते थे फोर्सली। एंड कॉटन, ये सारी चीज़ें उनको फोर्सली कल्टीवेट करनी पड़ रही थी इंडियंस को, विच अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स इन यूरोप मार्केट, जो कि जिसके थ्रू वो लोग यूरोप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स वो लोग अर्न करते थे, कंपनी के लोग। ये कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इंडियंस को ये सारी कल्टीवेशंस को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फ़ोर्स करती थी, और उनसे ये क्रॉप्स ले करके चीपर प्राइसेस पे ले करके यूरोप की मार्केट में हायर प्राइसेस पे सोल्ड आउट करती थी मार्केट्स में, जिससे कि उनका ह्यूज प्रॉफिट्स होता था। In this chapter, we will learn about the different revenue collection methods devised by the East India Company and the consequences of forcing the Indian farmers to grow indigo. In this chapter में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स उन लोगों ने अप्लाई किए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्लाई किए, और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए फार्मर्स पे, इंडियन फार्मर्स पे, और इंडिगो की ग्रो करने के लिए उन इंडियन फार्मर्स पे किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके इंडिगो एनॉल को कल्टीवेट करवाने के लिए उन लोगों ने जो वर्क किए और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्राइसिस इन बंगाल इकोनॉमी। जो बंगाल की इकोनॉमी थी उसमें कैसे क्राइसिस आया, कैसे संकट आया। वंस द कंपनी अटेंड द दीवानी राइट्स इट ओनली इंटेंडेड टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। मीन्स एक बार जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, सॉरी, कंपनी को दीवानी राइट्स अटेंड करने का एक ही मकसद था, एक ही रीज़न था कि वो जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है उसको वो इंटेंड कर सके, इंक्रीज़ कर सके। बट for a long time it neglected the need of creating a proper system of revenue assessment and collection। लेकिन उनकी जो एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सिस्टम क्रिएट करने में ही उनका बहुत सारा टाइम निकल गया। द कंपनी मेनली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग इट्स ट्रेड इंटरेस्ट। जो कंपनी थी वो मेन फोकस उसका किस पे था, ट्रेड को प्रमोट करने का, ट्रेड के जो इंटरेस्ट थे उनको प्रमोट करने का ही इनका मेन फोकस रहा। अर्लियर इट यूज टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इंग्लैंड फॉर परचेजिंग इंडियन गुड्स। पहले ये लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गोल्ड को इम्पोर्ट करते थे इंडियंस गुड्स को परचेज करने के लिए, इंडियंस भारतीय सामान को ख़रीदने के लिए ये लोग पहले गोल्ड इम्पोर्ट करते थे यूरोप से। नाउ इट बॉट इंडियन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स यूजिंग द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल। अब क्या था कि वो लोग गोल्ड इम्पोर्ट नहीं करते थे यूरोप से, वो जो बंगाल से ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसी से वो लोग इंडियन गुड्स को खरीदते थे और एक्सपोर्ट करते थे। As a trader, the company's aim was to buy fine cotton, silk, cloth and artisanal products as cheaply as possible। एक व्यापारी की तरह कंपनी का एक ये एम था कि वो कैसे कम से कम चीपर प्राइसेस पे कॉटन, सिल्क एंड आर्टिसनल प्रोडक्ट्स को खरीदे, जितना कि चीपली पॉसिबल हो सके उतना ही चीप प्राइसेस पे ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद सके, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का एम था। सो इट मिसयूज इट्स दीवानी पावर्स टू फोर्स आर्टिसनल टू सेल दियर गुड्स एट लो प्राइसेस। तो ये लोग अपना जो उनका दीवानी पावर्स थे उनका मिसयूज़ करते थे, आर्टिसनल्स को फोर्स करते थे उनके गुड्स को लो प्राइसेस पे बेचने के लिए फोर्स करते थे। विद इन 5 years ऑफ गेटिंग the Diwani writes the value of goods purchased by the company in Bengal doubled। जो 5 years के अंदर अंदर ही, जो दीवानी राइट्स पाने के 5 years के अंदर अंदर ही जो गुड्स की वैल्यू थी जो कि कंपनी के थ्रू बंगाल में ख़रीदी जाती थी उसकी वैल्यू डबल हो गई। बट द आर्टिसनल्स अनेबल टू गेट रीजनेबल प्राइसेस। लेकिन
जो आर्टिशनल्स थे उनको उनके गुड्स के रीज़नेबल प्राइस नहीं मिल रहे थे, जितने कि उनको उसकी प्राइसेस मिलने चाहिए थे वो आर्टिशनल्स को नहीं मिल रहे थे, कारीगरों को नहीं मिले थे। आर्टिशनल्स मीन्स कारीगर। सो उन्होंने अपने विलेजेस को लीव करना स्टार्ट कर दिया। फॉर दियर प्रोडक्ट्स स्टार्टेड लिविंग दियर विलेजेस। सो उन लोगों ने विलेज को लीव करना स्टार्ट कर दिया। सिंस देयर वॉज नो प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यूज बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। चूँकि यहाँ पे कोई प्रॉपर असेसमेंट, रेवेन्यू लेने का कोई प्रॉपर असेसमेंट नहीं बना था, पीजेंट्स जो हमारे फार्मर्स थे, किसान लोग थे, वो हाई रेवेन्यू को जो डिमांड थी उनकी हाई रेवेन्यूज़ की, वो उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। ड्यू टू द कंपनीज सेल्फ सर्विस पॉलिसीज, आर्टिशनल प्रोडक्शन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। जो कंपनीज की अपनी सर्विस पॉलिसीज थी, मीन्स सिर्फ अपनी सर्विसेज देखते थे वो लोग, अपनी ही सर्विस पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता था, तो आर्टिशनल प्रोडक्शन जो थे वो डिक्लाइन होने लगे। एंड एग्रीकल्चर शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, और एग्रीकल्चर भी कोलैप्स होने लगी, मीन्स लुप्त होने लगी थी। बिजनेस एट द वीकली मार्केट्स where peasants and artisans regularly came to sell and buy goods was badly affected। जो वीकली मार्केट्स का बिजनेस था, जहाँ पे पीजेंट्स लोग और आर्टिशनल्स लोग सेल एंड बाई करते थे, जो वहाँ पे रेगुलर जाते थे गुड्स को सेल एंड बाई करने के लिए, वो मार्केट बैडली अफेक्टेड हो गई, मीन्स बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इट वॉज अ क्राइसिस फॉर बंगाल इकोनॉमी। ये बंगाल में एक क्राइसिस लाया इकोनॉमी पर, बंगाल की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस लाया, मीन्स बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। द क्राइसिस वॉज एग्रीवेटेड बाय द टेरिबल famine of 1770। The famine killed 10 million people, about one third of the population of Bengal। जो ये क्राइसिस था, इसके बाद एग्रीवेटेड बाय टेरिबल फेमिन, एक बहुत ही बड़ा, मीन्स वहाँ पे मीन्स द क्राइसिस वॉज एग्रीवेटेड बाय द टेरिबल फेमिन ऑफ 1770। जो 1770 का जो टेरिबल स्टारवेशन हुआ, मीन्स भूखमरी टाइप्स आई, जो कि बंगाल क्राइसिस की वजह से ही, मीन्स जो 1770 के अकाल का जो अकाल पड़ा, एक भयानक अकाल पड़ा, फेमिन हुआ, जिससे कि बंगाल की क्राइसिस और बढ़ गया, संकट बढ़ गया। द फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल। लगभग इस स्टारवेशन की वजह से 10 मिलियन पीपल, अबाउट वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, बंगाल की वन थर्ड पॉपुलेशन फिनिश्ड हो गई। So this was the crisis in Bengal economy. Now more important points we will learn in the next part. Thanks for watching.